ओके, तो स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। तो आज का जो तीसरा लेक्चर है ये हमारे सामने है रिलेशन बिटवीन रेडियस आयन एज ए और आर के बीच में रिलेशन, डोंट नो डाउट डेंसिटी, जिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे और लगातार न्यूमेरिकल चलेंगे। ये कल की क्लास आप मिस मत करना। कल की क्लास में हाई ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल से लेके टॉप टू टॉप सारे न्यूमेरिकल, पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन बोल लो, और फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल जो डेंसिटी फॉर्मूला है वगैरह वगैरह। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज है हमारे सामने सबसे पहले सिंपल स्टैंडर्ड क्यूब, और इस सिंपल स्टैंडर्ड क्यूब में अगर मैं ये 1 2 3 4 चारों एटम्स को जूम कर दूं तो ये आपस में ऐसे टच हो जाएंगे, और यहाँ पर ये यहाँ से लेके इसकी एज है और ये इसकी दो आर है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो रिलेशन है वो हो जाएगा ए इक्वल टू 2r, इसके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। और आगे अगर हम चलें इसमें तो हमारे पास इस तरीके से इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल सिंपल स्टैंडर्ड में 1 होता है, नो डाउट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर हम ए और बी को अल्टरनेटिवली नहीं, एक के बाद एक इसमें अरेंज कर दें, इस तरह से यहाँ ए और यहाँ बी ऐसे करके अरेंज कर दें, तो बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से फॉर्मूला क्या होगा। ये इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया था कि अगर हम अल्टरनेटिवली इस पर एटम अरेंज कर दें तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। टोटल जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा अल्टरनेटिवली। यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, 4 ए हैं 4 बी हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा। ओके, खुशी वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ए बी करेक्ट आंसर है। पुनीत करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जतिन, ये करेक्ट आंसर है। आंसर आएगा आपका ए बी, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ए वाले 4 हैं तो जाहिर सी बात है ए जो कि कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर क्या होता है 8 इंटू 1/8, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए 4, तो 4 इंटू 1/8 आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ बी को भी अगर ऐसे निकालोगे तो 4 इंटू 1/8, 4 इंटू 1/8, और आंसर यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो a 1/2 b 1/2, सिंपल हम बोल सकते हैं ए बी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये ए बी इसका आंसर है, ठीक है। और आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का एक डेरिवेशन है जो नॉर्मल क्लास में नहीं करवाई थी कि डेंसिटी यार कैसे आ जाती है। ये आपकी जो हम कहते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या, जेड इंटू में कैपिटल एम अपॉन में ए क्यूब इंटू अवोगाड्रोस। तो ये डेंसिटी जो है वो कैसे आती है, तो बड़ा सिंपल है यार। देखो डेंसिटी जो होती है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसका, मास तो भाई एटम्स का है, ठीक है। अब एटम्स तो जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें, फेस सेंटर्ड क्यूब है तो 4 एटम है। अब 4 एटम का मास कितना होगा, एटम का मास इन ग्राम की बात हो रही है। देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे अगर मैं कह दूं एल्यूमिनियम एटम है तो आप उसका मास क्या बोलोगे 23 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये 23 ग्राम पर मोल आपके एल्यूमिनियम आ गए, बस यहीं से पिक कर लो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो होता है ये आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो 27 है। ओके, ये 27 है। तो ये है 27 क्या है इसका है, तो मोलिकुलर मास है या फिर एटॉमिक मास बोल लो, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना कैपिटल एम आता है मास, मोलर मास बोल सकते हैं इसको, किसका, इतने एटम्स का। तो अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ एक एटम का बताऊं, मुझे एक एटम का, तो यार एक एटम का क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास जो भी है अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सभी को पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं एवोगाड्रो, इस तरीके से। तो ये एक एटम, सिंगल एटम का मास है। अब कई बार जेड की वैल्यू 4 हो जाती है एफसीसी के केस में, बीसीसी के केस में यही वैल्यू 2 हो जाती है, तो यहाँ पर हमें जेड तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के ऊपर का जो मास आया है, ये एक एटम का मास आया है, वो कितना आया है, इसकी वैल्यू लिख दूं तो मैं m अपॉन में एवोगाड्रोस, लेकिन यहाँ जेड लगा रहा हूँ क्योंकि जेड डिपेंड करता है अलग अलग फेस सेंटर, बीसी सेंटर, एफसीसी के लिए। और वॉल्यूम क्या होता है पूरे क्यूब का, वो तो ए क्यूब होता है। अब एक बार सभी को एक बार मिला के देखो, सभी को मिला के देखो, आंसर आ जाएगा आपका क्या, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस। तो ये जो फॉर्मूला है इस तरह से पिक किया गया है, जिसे इसके बारे में पता लग गया, इस एग्जाम्पल के बारे में पता लग गया तो बड़े आराम से इसको निकाल सकता है। तो इसी पे हम करेंगे न्यूमेरिकल।
कमाल के न्यूमेरिकल हैं और लगातार चलते रहेंगे ये। तो इन्होंने भी देखो कितना लंबा चौड़ा मेथड बताया, तब जाके इनका ये इस तरीके से आया है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए तो 52.4 होता है आपका सिंपल सेंटर्ड क्यूब में एक एटम का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और ए और आर का रिलेशन तो भाई भूलना मत, ए इज इक्वल टू क्या होता है 2r इन केस ऑफ सिंपल सेंटर्ड क्यूब। बात कर लेते हैं अगली, फेस सेंटर्ड क्यूब, जिससे बच्चे डरते हैं। तो आज सारा डर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है। आप डेरिवेशन में जब डेरिवेशन की बात करते हो तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए आप एक चीज याद कर लो, फेस डायगोनल जो होता है, जैसे मान लो ये एक आपका फेस डायगोनल इन्होंने इस तरीके से बनाया है, और वैसे पूरा प्रॉपर यूनिट सेल जो होता है वो इस तरीके से बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है, और एक फेस ले रखा है जिसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इन्होंने फ्रंट फेस ले लिया, मान लो रेड कलर में जो भी है। ठीक है, ये आपका फ्रंट फेस इन्होंने ऐसे ले लिया। अब फेस पे क्या होते हैं भाई, फेस पे तो एटम होते हैं। अब फेस वाले जो एटम है वो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ पर जो रेडियस है आपकी, रेडियस एक ये आर है, ये आर है और ये आर है, 4r होगी। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये इतना याद रख लो, कभी गलती जिंदगी में करोगे नहीं। फेस डायगोनल क्या होता है, a√2। क्लियर, फेस डायगोनल हमेशा क्या होता है भाई, a√2 फेस। और बॉडी डायगोनल क्या होता है, वो भी मैं यही लिख देता हूँ, बॉडी डायगोनल होता है a√3 बस, और कुछ याद मत करो। देखो फेस, जैसे हमारे शरीर में जो फेस होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब फेस छोटा है तो इसीलिए वैल्यू कम है, √2 है, और बॉडी बड़ी होती है तो √3 है, बस इतना याद कर लेना। और उसके बाद तो फिर खेल देखो कैसा है, खेल खेल ऐसा है, हर बार ये वैल्यू 4r के इक्वल होगी, क्योंकि दिख रहा है आपको r, ये वैल्यू भी हमेशा 4r के इक्वल होगी। तो ऊपर जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4r/√2। और सबसे बड़ी बात होती है a और r का रिलेशन निकालना, इन केस ऑफ फेस, इन केस ऑफ बॉडी। बहुत नीचे अगर आप देखोगे तो रिलेशन आ जाएगा आपका 4r/√3। तो ये आप डायरेक्ट भी डेरिवेशन में कर सकते हो, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए और आर का रिलेशन निकाल लिया। हालांकि इन्होंने इस टर्म में, हमारा इस टर्म में खत्म। तो ए और आर का रिलेशन निकालने के बाद ये 5 बातें बताएगा जो आपको पता होनी चाहिए फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में। एक, रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ए और आर का रिलेशन क्या होगा, तो ये रहा, एक बात होगी। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाइड इनसाइड द यूनिट सेल इन केस ऑफ फेस। तो वेरी सिंपल, इन केस ऑफ फेस द टोटल एटम इनसाइड यूनिट सेल इज 4। यू नो वेरी वेल, कल की क्लास। ओके, अगर ए कॉर्नर पे है, बी फेस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल यार, AB3, कल की क्लास। ओके, डेंसिटी इसकी कैसे निकालेंगे, सिंपल यार, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन में A³ इंटू में एवोगैड्रोस। और यहाँ Z की जो वैल्यू है, इनका इशारा है 4 रख दो, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूब, जैसा कि इन्होंने यहाँ रखा है। क्लियर। और पांचवी बात जो पता होनी चाहिए वो होती है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या लिया जाता है, सबसे सिंपल क्या लिया जाता है भाई, वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम लिया जाता है। अगर मैं यहीं पे आपकी बात करूं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कितने एटम है 4, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में A³। कुछ आपको वो नहीं करना, जैसे पुराने जमाने में हम ये करते थे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हालांकि ठीक तो वो भी है, नो डाउट, देखो ठीक तो ये भी है। जैसे हम ए और आर का रिलेशन निकालते थे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते थे, तो हम ये करते थे भाई, इसमें इतनी वैल्यू ले ली है, इसमें इतनी वैल्यू ले ली है। जैसे ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये एक तरह से पुराने जमाने की बात होगी। देखो नंबर 2 ही मिलने हैं, 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो हम इतना सब कुछ करते हैं, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल दिस, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं। हालांकि ये भी ठीक है, नो डाउट, पहले हमने ABC लिया, चलो इसमें तो आसान है। बॉडी में तो 2-2 ट्राइंगल लेने होते हैं, ये देखो बॉडी में तो 2-2 ट्राइंगल लेने होते हैं, तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। ये देखो पहले ये ट्राइंगल लिया, फिर ये ट्राइंगल लिया, वो कुछ ज्यादा इलेबोरेट हो गया। अब जो नए टॉपर्स की जो आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी हैं, वो अब यही बताते हैं कि इतना सबको जरूरत है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ए और आर का रिलेशन क्या है फेस सेंटर्ड क्यूब में। भाई क्या है ए और आर का रिलेशन, फेस सेंटर्ड क्यूब है। ओके, ए इज इक्वल टू 4r/√2। √2 का मतलब फेस छोटा होता है 2, बॉडी बड़ी होती है तो 3 कर दो बस।
2 की जगह 3 कर दो, आ गया रिलेशन। जो भी ए की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दो, कैंसिल करो, आंसर 74%, खत्म। ऊपर पहले से लिख लो, पहले से लिख लो कि जो बॉडी डायगोनल है आपका, जो फेस डायगोनल है, इस तरीके से पहले से लिख लो, फेस डायगोनल जो है वो किसके इक्वल होता है, आंसर है a√2 के इक्वल होता है। और a√2 यही दिखा दो किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है एवरी टाइम। और a इज इक्वल टू 4r/√2, और उसके बाद आपका जैसे ही रिलेशन आ जाए फॉर्मूले में पुट करो, गेम ओवर। खाली जगह कितनी है, 26%, 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। और आगे चले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में भी देखो वैसे खेल खेलेंगे अब हम। बॉडी सेंट्रल में क्या, वही a√3। अब a√3 किसके इक्वल है यहाँ पर, भाई ये इक्वल हो जाएगा a√3 सीधा सीधा किसके, 4r के, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 है ना 4r, तो ये भी 4r के, तो रिलेशन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4r/√3, जो कि इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, नो डाउट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल, इसमें ही 5 बातें क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या होगी, इस बार मल्टीप्लाई बाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, यू नो वेरी वेल। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, वही वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स बाई 2 इंटू 4/3, ये आ गया। और उससे ऊपर एक लाइन मैंने क्या लिखी थी, रिलेशन लिख दो, बॉडी डायगोनल क्या होता है, a√3 कि किसके इक्वल होता है, 4r, a किसके इक्वल हो गया, 4r/√3, आ गया रिलेशन। वही रिलेशन आपको कहाँ पुट करना है, ए की जगह पुट कर दो, क्लियर। और आपको तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सभी को पता है आंसर 68% ही आना है, एम्प्टी स्पेस हम इसमें से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा एलैबोरेट करके बात करें हम किसकी, नीट एग्जाम की, तो वहां पर क्या होता है, फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी के केस के लिए, तो पूरा का पूरा देखो, ये कल मैं इसकी बात कर रहा था, इसमें कितने लैटिस पॉइंट हैं, अगर आप काउंट करोगे तो ऊपर 6 हैं, बीच में 3 है, 9 और ऊपर 6 की जगह 7 है, 7 और 7 14, 15 16 17 लैटिस पॉइंट है इसमें टोटल। 3 बॉडी सेंटर में होते हैं और 2 कहाँ पे होते हैं, अपोजिट फेस पे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे का इन्होंने कहा है कि आप पूरे का वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, भाई यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, बेस इंटू में हाइट, मैथमेटिकल। अब बेस को उन्होंने 7 को किस तरीके से मैथमेटिकल निकाला है, जो हायर क्लासेस में जाके हम पढ़ेंगे वो ये आ गया, और हाइट को जो निकाला है मैथमेटिकली वो ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अभी देखना मैं एक बहुत बड़ी बात प्रूव करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, जो कि होता है बेस इंटू हाइट। ये देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 24√2r³ आया है। ऐसे ही सीसीपी का जो वॉल्यूम है वो आता है आपका 16√2r³, जो कि नीट और मेंस में पूछा जाता है कि किसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम ये है और सीसीपी का वॉल्यूम ये है। हम जो कर रहे हैं एचसीपी है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम सीसीपी का क्या होता है, कम होता है, और एचसीपी का वॉल्यूम ज्यादा होता है। और आगे देखो, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल, तो कल मैंने बताया था यहाँ जो कॉर्नर पे होता है वो 1/6 होता है, 1/4 जो होता है वो क्यूब में होता है। तो देखो ये 1/6, कॉर्नर कितने हैं इसके, चेक कर लो, 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो 12 कॉर्नर है, तो ये आ गया। फेस सेंटर पे देखो, एक ऊपर ये फेस है, एक ये फेस है, 2 हो गए, तो 2 इंटू 1/2। और बॉडी में 3 एटम होते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था, और कल की क्लास में मैंने ना एक लिंक आपके साथ शेयर किया था, कमाल का लिंक है, 3 डायमेंशनल वीडियो दिखाई गई है उसमें, अभी हाल ही में ही अपलोड हुआ है वो यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो लिंक में आप देखोगे तो हेक्सागन भी दिखाया गया उसमें, और उसके बिल्कुल 3 एटम बॉडी में बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह पे दिखाए गए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। अब 6 पेयर का क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 4/, ये आ गया आपका 8/। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आंसर पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 6 पेयर, जो कि है 8πr³, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो भी मैंने बताया था वो 24√2r³ इंटू में 100 कर दो, और आपका जो यहाँ आंसर आया वो सरप्राइजिंगली क्या आया, 74 आया। बताइए इससे पहले 74 किस में आया था, चैट सेक्शन, कम ऑन हरी अप। इससे पहले 74% जो आया था वो किस में आया था, वेरी गुड रिया, खुशी, जतिन, मयूर, अंशिका, बहुत बढ़िया।
अब मैं यही तो कह के मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका लेवल जिस लेवल पे जाएगा ना, आईआईटी मेन तक के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो ये वही एससीपी है जिसका आंसर 74% आया, और वो वही फेस सेंटर्ड क्यूब था जिसका आंसर 74% आया था। यही वजह है कि हम हमेशा एससीपी को इक्वल मानते हैं, एफसीसी को इक्वल मानते हैं सीसीपी, एंड एवरी टाइम इनका जो परसेंटेज है वो 74% ही आएगा एवरी टाइम। अब आप कहोगे सर इसका तो वॉल्यूम जो है वो 16√2r³ था, इसका वॉल्यूम 24√2r³ था, फिर भी आएगा? हाँ जी फिर भी आएगा, सॉरी इसका नहीं इसका। तो कैसे आएगा? तो वो ये एक बार देखो दोनों के बीच में कंपैरिजन। एससीपी भाई इसकी परसेंटेज 74 इसकी परसेंटेज भी 74, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और तो और फेस सेंटर्ड क्यूब का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। टोटल नंबर ऑफ एटम यूज इसमें 6 है, इसमें अभी इसका कंपैरिजन में नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम जो है इसका 24√2r³, इसका वॉल्यूम 16√2r³। ठीक है, तो एक बात नोट करने की कि वॉल्यूम ऑफ एफसीपी इज मोर देन सीसीपी एवरी टाइम। आगे चलते हैं। सॉल्ट भी एक कमाल का एग्जांपल है जो फेस सेंटर्ड क्यूब शो करता है। ठीक है, और सॉल्ट के अंदर की बात मैंने कल की क्लास में, तो कल चलो रिपीट होगी। सॉल्ट के अंदर मैंने क्या बताया था? ईसी और एफसी। यहाँ पर ईसी जो है इसमें कौन कौन है? एज पे कौन होता है? आपका सोडियम। सोडियम आपका एज पे होता है और आपका सेंटर पे होता है, ये सेंटर है। अच्छा, Cl नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? Cl नेगेटिव आपका होता है फेस पे और आपका कॉर्नर पे। ठीक है, बस वही चीज इन्होंने यहाँ बताई है और कुछ नहीं है इसका NaCl का। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पर सारे क्लोरीन जो होते हैं, Cl जो होते हैं क्लोरीन, वो कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, सारे क्लोरीन कॉर्नर पे होते हैं। इस तरीके से अगर मैं पूरा प्रॉपर बनाऊं तो ये क्लोरीन 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 8 क्लोरीन इस तरीके से आगे। और जो आपका सीजियम होता है वो आपका सेंटर में होता है, तो ये सीजियम है आपका सेंटर में। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम के कितने होंगे? तो 8 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल दिखाया गया है सीजियम का, बॉडी में होता है सीजियम, ये रहा सीजियम बॉडी में है, बाकी कॉर्नर पे है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी हम करने से पहले एक बार जल्दी से एक रिपीटिशन और देखते हैं किसके? एनसीईआरटी को अगर हम देखें तो एनसीईआरटी ने यहाँ से क्या चीज दिखाई गई है एनसीईआरटी की? ये देखो, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था थोड़ा सा। हेक्सा 1 डायमेंशन में आपका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 डायमेंशन इसकी दोनों दिखाई गई है। ये सिर्फ 2 डायमेंशन है, इसको हम ए बी टाइप बोल देते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन इनसे अलग होता है, इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। 2 डायमेंशन और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। लेकिन 3 डायमेंशन इससे अलग होता है। 3 डायमेंशन में ये 2 कैटेगरी है। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर एक डायरेक्शन में और उसके पीछे एटम ऐसे लगेंगे। अगर मैं इसके 8 एटम्स को एक साथ ले लूं, यानी ये जो इन्होंने बनाया है 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और इसके पीछे के 7 8, अगर मैं इन 8 को ले लूं तो बताओ ये कौन सा यूनिट सेल बन जाएगा? चैट सेक्शन, ये कौन सा यूनिट सेल बन जाएगा अगर मैं 8 को ले लूं तो? ये फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये 8 एटम्स में ऐसे ऐसे जो पास हैं, इनको मैं ये जो जूम करके टच कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर मैं इनका जूम अनजूम कर दूं, कम कर दूं जूम को, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो इसका ये बन जाएगा एक यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल जो होगा इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम होंगे ग्रीन कलर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका नाम जो मैं पूछ रहा था वो है सिंपल सेंटर्ड क्यूब। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बिल्कुल वही होता है जो इसका 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होगा। ठीक है, अच्छा 3 डायमेंशन में क्या होगा? 3 डायमेंशन में
हेक्सागन में एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखेंगे। यहाँ पर पहली लेयर रखी गई है। पहली लेयर रखने से दो पोजीशन सामने आती हैं। एक तो ये कि नीचे जो 3 एटम है उसके ऊपर आपने एक एटम रखा है। अगर 3 के ऊपर एक एटम रखा है तो इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां भी होगी वहां देखोगे आप 3 एटम, ये डार्क कलर में 3 है और ऊपर इसके लाइट कलर में भी 3 ही है। ठीक है ना, 3 के ऊपर 3 ऑक्टाहेड्रल, 3 के ऊपर एक, ये देखो ये ऊपर 3 एटम है और नीचे एक एटम है। ठीक है, ये 3 डार्क में 3 है ऊपर और लाइट में नीचे एक है। तो यहाँ 3 के ऊपर एक एटम को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और 3 के ऊपर 3 एटम को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड किससे सराउंड होती है? 4 एटम से टोटल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे सराउंड होती है? 6 एटम से टोटल। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया गया है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो सराउंड होती है कितने से? 4 एटम से। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो सराउंड होती है 6 एटम से। आज आप ट्राइगोनल वॉइड भी पढ़ोगे और क्यूबिकल वॉइड भी पढ़ोगे, दो अलग से वॉइड जो पहले नहीं थी। अच्छा, एक बात बिल्कुल साफ है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बिल्कुल इक्वल होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी क्या होती है? डबल होती हैं। अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ ओ और नंबर ऑफ टी को काउंट करोगे तो आपको टी ज्यादा दिखाई देंगे। यानी अगर मान लो 4 एटम है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? इसके अंदर 4 ही होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई 8 होंगे। ठीक है, और प्लेसिंग थर्ड लेयर अगर इसके ऊपर लगा दी गई तो ये पैटर्न सामने आएंगे। ए बी, यानी इसके ऊपर यहाँ पर ए बी, जहां भी ए बी पैटर्न है हमारा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। और ध्यान से देखोगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वही बन जाएगा जो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, हेक्सागन। और अगर ए बी सी पैटर्न सामने आता है तो ये बनता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है। इसके बारे में भी देखो, मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं 3 के ऊपर एक एटम, फिर उसके ऊपर देखते हैं तो 3 ही है, फिर देखते हैं एक ही है, 3 है, एक है, यानी ये पैटर्न चलता है ए बी की तरह। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखते हैं ध्यान से, तो हमें अजीबोगरीब चीजें समझ में आती है। 3 के ऊपर 3 एटम है, लेकिन उसके बाद फिर से 3 नहीं है, उसके बाद एक आएगा। और ये जो 3 एटम है ये आपके अलग शेप में होते हैं इस तरह से, और ये आपके अलग शेप में होते हैं इस तरह से। इसीलिए इसको ए बी सी पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये पैटर्न हो गया आपका। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड ये यहाँ तक होती है आपकी खत्म। अब हम आते हैं अपने उन्हीं क्वेश्चन पे जो अभी अभी पेंडिंग छोड़े थे टॉपर नोट के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट है हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी इसमें से किसकी होगी? सिंपल की होती है 52.4, बॉडी की होती है 68 और हेक्सागोनल की अभी भी हमने पढ़ी है 74। तो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। एक मेटल है जो कि 2 क्यूबिक फेस से बना हुआ है, एक फेस सेंटर्ड है, एक ही मेटल है लेकिन उसके 2 क्यूब बनाए गए हैं। एक फेस सेंटर्ड बनाया गया है, एक बॉडी सेंटर्ड बनाया गया है, जिनमें से दोनों की जो लेंथ है एज की वो दे रखी है, एक की ये है, एक की ये है। तो बताओ रेशियो क्या होगी उसकी डेंसिटी की? सिंपल यार, पहली की जो रेशियो है, पहली की जो जेड की डेंसिटी जो है वो कैसे डेंसिटी की रेशियो निकालनी है ना, तो रख दो जेड इंटू में एम। जेड क्या है? एम आपका 4 है, ये रख फेस सेंटर्ड, और एम चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि मेटल तो एक ही है। हाँ, उसके 2 क्यूब बनाए हैं, एक को फेस बनाया है, एक को बॉडी बनाया है, इस तरह से। तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा कैसा रहेगा? एवोगाड्रो तो चेंज होता ही नहीं। हाँ, साइड जो है उसकी क्या हो जाएगी? 3.5 एंगस्ट्रॉम की क्यूब। सिमिलरली दूसरे को भी ले लो, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू में एम, और इसकी साइड भी अलग हो जाएगी, बाकी तो सेम है। दोनों को डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है एम एम एन ए कैंसिल होगा और आपका जो रेशियो है वही आ जाएगा। अगर आपने ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू एंगस्ट्रॉम में लिए तब भी आप गलत नहीं हो। इसको यूनिट अगर आपकी सेम है तो आप गलत नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपकी लिस्ट का ही क्वेश्चन है और ये हम कल की क्लास में जो मैं कह रहा हूँ ना न्यूमेरिकल है, तो मैं 8 अलग तरह के न्यूमेरिकल कल आपको करवाने वाला हूँ। सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास होगी कल की।
तो 8 अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल, उसमें से एक न्यूमेरिकल ये भी होगा। तो अच्छी तरह से हम इसको कल की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है M कैपिटल M N0 अपॉन में एवोगैड्रो, इस तरीके से, ठीक है। तो कल की क्लास में करेंगे। बाकी के तो न्यूमेरिकल आसानी दे रखे हैं। एक्सरे पैटर्न है, डेंसिटी जो है वो नॉर्मल डेंसिटी ही निकालनी है। जेड आपका 4 है, क्योंकि हमने कहाँ से देख लिया, सीसीपी को देख लिया। कैपिटल एम जो है वो सिल्वर है, सिल्वर का दे ही रखा होगा यार, ये रहा, चलो ये भी पता लग गया, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एवोगैड्रोज, एवोगैड्रोज तो हमें पहले से ही पता ही होता है। एज जो है ये ध्यान से आपको पुट करनी होगी, ये नहीं कि आप कुछ भी पुट कर दोगे। ये पिकोमीटर में, तो कई बच्चे पिकोमीटर में ही पुट कर देते हैं इसको। कोई ऐसा सबूत कोई बताएगा कि इसको पिकोमीटर की जगह सेंटीमीटर में ही पुट करना पड़ेगा, ऐसा कोई सबूत? तो देखो, ये जो ग्राम होता है ना, ग्राम, इसके साथ सेंटीमीटर चलता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एटॉमिक मास इतना ग्राम पर मोल लिखा है तो उसको सेंटीमीटर में करना जरूरी है। 98% न्यूमेरिकल सेंटीमीटर से ही होंगे, याद रखिए इस बात को। क्यों क्यों होंगे, इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि जितना भी मोलर मास है वो ग्राम पर मोल में ही है। तो याद रखना, ये कभी भी किलोग्राम पर मोल हुआ तो चीजें से मीटर में होगी, लेकिन अगर ये ग्राम में है मोलर मास तो सेंटीमीटर ही चलेगा, और 98% न्यूमेरिकल सेंटीमीटर से होंगे। क्लियर? आगे है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ डेंसिटी गिवन है, डायमेंशन भी सभी गिवन है, तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन करा। एम को यहीं रखो, बाकी वैल्यू को ऊपर ले जाओ और उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ये देखो, इसी से आ गया आपका। एम को ये रखो, वैल्यू ऊपर ले जाओ, डिवाइड कर दो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन सीसीपी। सीसीपी का मतलब है जेड की वैल्यू 4 और इट्स मेटेलिक रेडियस दे रखी है उन्होंने 125 पिकोमीटर। पिकोमीटर, व्हाट इज द लेंथ, यानी ए बताओ। अब देखो, सीसीपी क्या होता है, एक तरह से एफसीसी है। रिलेशन क्या है इनका? इनका रिलेशन है A = 4R बाई फेस है तो √2। अब आपको एज की वैल्यू, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी डरे हुए होते हैं, वो यहाँ भी पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, ए और आर के रिलेशन में आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो, डायरेक्ट एवरी टाइम ए की वैल्यू 125 पिकोमीटर लिख दो, जो भी आपका आर आएगा वो भी पिकोमीटर में आएगा, जैसे इनका ये आ गया, ठीक है। रैशनलाइजेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, वो कह रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल, कल की क्लास में भी आया था क्वेश्चन, कितने यूनिट सेल होते हैं? 1 के आगे होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्यूमिनियम में कितने एटम होते हैं? ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम है, इसको ऊपर लिखो, ये रहा टोटल वॉल्यूम। और अपॉन में क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे आएगा? जब आपके पास एज आई गई तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 354 इंटू 10 की पावर -12 होता है, ये मीटर में हो गया। और इसको और सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो -10 हो गया, तो -12 सेंटीमीटर। ये तो ये हो गया। अब इस पॉइंट को भी हम आगे ले जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू सेंटीमीटर में क्या होगी, तो उसको आंसर में हम निकालें। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, तो ये पिकोमीटर है और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। और 3.54 इंटू 10 की पावर आपकी जो होगी वो -8 हो जाएगी। इनकी कैलकुलेशन तो वैसे से छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो आप, और फिर उसका क्यूब कर दो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा, इतने यूनिट सेल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपल यहाँ पर है सिल्वर। सिल्वर में भी इन्होंने बोल दिया लेंथ आपको पता है तो बताओ रेडियस क्या होगी, और इनडायरेक्टली बोला है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड बोल दिया तो हम आगे कुछ देख ही नहीं रहे यार। फेस सेंटर बोल दिया ना, इनफ है। फेस का मतलब होता है A = 4R बाई √2। अब यहाँ पर आपको 409 पिकोमीटर A की वैल्यू लिखनी है, R निकाल दो, खत्म। और वो भी पिकोमीटर में आएगी, कोई यूनिट नहीं चेंज करनी। ए और आर के रिलेशन में कभी यूनिट चेंज मत करो। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एवोगैड्रोज नंबर निकाल के दिखाओ, और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्लोराइड की। इसकी जेड की वैल्यू एज एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर फिर सेंटीमीटर में, देखो यहाँ तक ले जाना होता है ना। पावर -8 सेंटीमीटर, हर बार -8 सेंटीमीटर के करीब ही आती है। डेंसिटी इसकी ये है और मोलर मास ये दे रखा है, तो आपको सारी यूनिट यहाँ डाल के
कैलकुलेशन करनी है। अब कई बच्चे कहते हैं सर लॉग एंटी लॉग से कैलकुलेशन करें तो आसान लगती है, तो मैं लॉग एंटी लॉग का जो लिंक है वो इसी में शेयर कर दूंगा, जरूर देखना। उससे तो भाई एक कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं फिर तो। अच्छा, आगे अगर हम चले तो ये भी जनरल वे का न्यूमेरिकल है, सिंगल, कुछ इसमें क्रिएटिविटी है ही नहीं। डेंसिटी निकालो, डेंसिटी निकालने के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, इस बार रेडियस दे दी, इस बार रेडियस दे दी। रेडियस से हम पहले क्या निकालेंगे, एज निकालेंगे। कैसे, फेस सेंटर्ड क्यूब का यूज करके। जैसे ही हम एज निकालने में कामयाब, वो भी सेंटीमीटर में, बस तो हो गया काम। ये आपका 4, ये इसकी मोलर मास है, एज की वैल्यू, और ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। हर बार डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी एवरी टाइम, ठीक है ना, 98%। टंगस्टन, टंगस्टन में भी वही बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, और यहाँ एज की वैल्यू 316 पिकोमीटर है, तो रेडियस निकालो, फिर से वही बॉडी सेंटर्ड है। रिलेशन लगा दो, A = 4R by √3, √3 क्योंकि ये बॉडी है। क्लियर। हाउ मच ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस बताना है, कितना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। SCP 74, CCP 74, बॉडी 68। कई बार एम्प्टी स्पेस बोल देता है तो वो दिखाई नहीं देता और वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा, इन केस ऑफ गोल्ड रेडियस दे रखी है, तो बताओ एज क्या होगी, वही सेम रिलेशन, कुछ है ही नहीं क्रिएटिविटी। अच्छा, लास्ट है हमारा CaF2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट फेस सेंटर्ड क्यूब पे है। तो बताइए, फेस सेंटर्ड क्यूब पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ F नेगेटिव आयन क्या होंगे। ठीक है, अब देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव उन्होंने बोल दिया फेस पे है, तो 8 × 1/8 कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं। फिर से अब ये तीसरा मॉलिक्यूल हम रीड कर रहे हैं, प्लीज यार इसको देख लो। एक NaCl को फुल रीड कर लिया हमने, कौन कहाँ कहाँ होता है। एक आपने सीजियम क्लोराइड को रीड कर लिया, भाई सीजियम बॉडी में, क्लोरीन कॉर्नर पे, ये तो सबसे आसान है। बट CaF2 भी ध्यान से देख लो, यहाँ CaF2 में कैल्शियम जो पॉजिटिव होते हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो कॉर्नर पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और एक होता है ये फेस पे, ठीक है। और इसकी अगर बात करें F नेगेटिव पर यूनिट सेल, तो ये आपके F नेगेटिव जो है, कैलकुलेट नंबर ऑफ F नेगेटिव, तो ये जाहिर सी बात है इसका डबल ही होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 4 को, ठीक है। तो 4 ही कैल्शियम होते हैं, 4 ही फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, 4 ही कैल्शियम 4 ही फ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने वैल्यू को निकाला है। तो ये था आपका ये हिस्सा कैल्शियम क्लोराइड तक, इसके आगे तो ये खत्म है। अब देख लेते हैं वो दूसरे नोट्स जिनके बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो नोट्स हैं इनको भी आप जरूर देखो, इन्होंने इसी चीज को कैसे इलेबोरेट किया है, बड़ा सिंपल वे में इन्होंने भी अच्छी तरीके से दिखा दिया। इंटरस्टिशियल वॉइड, हाँ देखो ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की है इसमें, एक बार मैं वहीं आता हूँ। ये रहा, कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं वो आप अपनी नोट्स में लिखते रहो, ठीक है। जैसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एक होता है क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड वो होता है जिसमें 4 ऐसे इस तरीके से होते हैं। तो क्यूबिक वॉइड में 8 आपके, एक क्यूब को देखो, एक क्यूब को देखो, और इस क्यूब में इमेजिन करो सिंपल सेंटर्ड क्यूब है और चारों कॉर्नर पे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर को जूम कर दो और वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसे कहते हैं क्यूबिक वॉइड। और उस वॉइड, उस खाली जगह को इमेजिन करो, कितने एटम टच कर रहे हैं उस खाली जगह को, 8, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर 8 है। सिमिलरली टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से सराउंडेड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ 4 एटम से सराउंडेड होती है, ये तो आसान था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने से सराउंडेड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी 6 पार्टिकल से सराउंडेड होती है। तो क्यूबिक वॉइड कितने सराउंड होगी, 8 से सराउंड होगी। ये थोड़ा सा स्पेशल है और डिफरेंट है इनसे, ये तो हमें पता ही है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ स्फीयर के, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो डबल होते हैं, ये तो हमें पता ही है। पोजीशन ऑफ वॉइड जो है वो किस तरीके से दिखाई गई है, ऑक्टाहेड्रल की और फेस सेंटर्ड की, ये आपका NaCl का एक डायग्राम आएगा, उसमें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी अभी आज ही पढ़ी है, देखो मैं इसकी बात कर रहा था कि अब वो ओल्ड फैशन हो चुका है, आप पूरा ट्राइंगल आप दिखाओगे ऐसा नहीं, आप सीधा सीधा A और R का रिलेशन दिखाओ, वॉल्यूम बताओ यूनिट सेल का, और वॉल्यूम पूरे स्फीयर का बताओ,
जितने भी A1 स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और दोनों को डिवाइड कर दो, गेम ओवर। बस पहले ए और आर का रिलेशन, फिर जो भी एज आप क्यूब लिखोगे उसमें आप आर की टर्म में भी लिख सकते हो या फिर इसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नया तरीका है। जैसे इसको देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, अब बॉडी में ये डायग्राम बना दिया, इनफ है। देखो बॉडी डायगोनल बता दिया इसने क्या होता है, √3a, और बॉडी डायगोनल 4r भी होता है, तो दोनों को इक्वल कर दो, आ गया आपका रिलेशन। बस ऐसे करना है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों ट्राइंगल में फंसे हुए हो, कोई फायदा नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है ए क्यूब होता है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय स्फीयर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूब है, ये 2 से कर दिया, सीधा एफिशिएंसी निकाल दो, खत्म खेल, वैल्यू रख के। आंसर आपको पहले ही पता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आपको ये 2 लाइन यूज करनी चाहिए, ना कि ट्राइंगल। जब इतना सब कुछ समझ ही गए हो तो थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दो, नीट के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल से। सिमिलरली यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए भी आप देख सकते हो, फेस डायगोनल क्या है आपका, √2 है। फेस डायगोनल और क्या हो सकता है, 4r भी हो सकता है, सभी एटम टच में है, तो सीधा सीधा इक्वल करो, आ गया रिलेशन। जैसे ही आ गया तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बता दो, फिर जैसे ही पता लग गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बता दो, 4 स्फीयर, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 74%। तो ये फायदा है इसका, ठीक है। तो अब इन्होंने ए और आर के रिलेशन के बारे में बताया, हालांकि कोई बड़ी लंबी कहानी नहीं है, सिंपल में ए इक्वल टू 2r होता है, फेस सेंटर में ए इक्वल टू 4r/2 हो जाएगा, बॉडी सेंटर में यही चीज ए इक्वल टू 4r/√3 हो जाएगी, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड अभी अभी मैंने बताया है, वो होती है जो 4 एटम से सराउंडेड होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, और रेडियस रेशियो जो निकलती है वो 0.225, जो कल की क्लास में डेरिवेशन में होगी, टेट्राहेड्रल। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही चीज आपकी रेडियस रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी, 0.414, जो कि कल की क्लास में होगी, और इसको 6 से सराउंड कहते हैं। क्यूबिक वॉइड जो होती है 8 से सराउंड होती है, और इसकी जो रेडियस रेशियो आती है वो 0.732 आती है। ये सभी की रेडियस रेशियो दिखा रखी है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर की भी होती है, वो सिर्फ 3 ही एटम होते हैं ऐसे करके, बस बस खत्म। अब इन 3 एटम के ऐसे लगाने से जो बीच में आपको छोटी सी जगह खाली दिखाई दे रही है, ये छोटी सी जगह खाली दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, और इसकी रेडियस रेशियो इस रेंज में आएगी। तो सभी की रेडियस रेशियो दिखा रखी है। हमने क्या पढ़ा है, हमने सीबीएसई में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, खत्म, ठीक है। तो ट्रायंगुलर, टेट्रा, ऑक्टा, क्यूबिक सभी की कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने बता दिए कितने कितने होते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर के तो सभी को पता है 3 से टच में, तो इसका 3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये था आपका, और कल ये डेरिवेशन करेंगे हम। उम्मीद है ये क्लास आपको आसान लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगली क्लास में हम इसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।